अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज के इस लेक्चर में हम क्रेब साइकिल को डिस्कस करेंगे। क्रेब साइकिल को टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज प्रोसेस के लिए यूज़ की जा सकती हैं। क्रेब साइकिल इसे साइंटिस्ट के नेम की वजह से कहा जाता है जिसने इसको डिस्कवर किया था। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल में सिट्रेट की प्रोडक्शन होती है और सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल में सिट्रेट सिंथेसाइज होता है, इसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। सो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज इस साइकिल के लिए यूज़ होती हैं। क्रेब साइकिल सेलुलर रिस्पायरेशन का सेकंड स्टेप होता है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज़ क्रेब साइकिल एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो क्रेब साइकिल इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक, दोनों का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू 2 पायरुवेट्स, यानी 6 कार्बन का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसे ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद हो और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो तो ये जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं फॉर क्रेब साइकिल। लेकिन क्रेब साइकिल के प्रोसेस से पहले ये पायरुवेट्स एक और प्रोसेस के अंदर से गुजरते हैं जिसे लिंक्ड रिएक्शन कहते हैं। लिंक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन हम अभी पढ़ेंगे वो लिंक करवाता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल के साथ। इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यानी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में और एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। और हम रिस्पायरेशन में भी यही देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलती है। इसके साथ साथ इस लिंक्ड रिएक्शन में NAD से NADH की सिंथेसिस भी होती है, यानी एक रिड्यूसिंग पावर भी जनरेट हो रही होती है। अब चूंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 NADH के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होंगे। इसे एसिटाइल कोएंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसिटाइल के साथ कोएंजाइम ए आकर अटैच हो जाता है। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज़ रेडी फॉर क्रेब साइकिल। आपको देखने में ये सारा साइकिल मुश्किल लग रहा होगा कि यार ये कैसे मॉलिक्यूल्स के नेम याद होंगे, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप लोगों की ये टेंशन दूर हो जाएगी। आप इस सेंटेंस को याद कर लें। ऑल कॉलेजेस इन कश्मीर शैल स्टार्ट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड। ऑल के ए से एसिटाइल कोएंजाइम, कॉलेजेस के सी से सिट्रेट, इन के आई से आइसोसिट्रेट, कश्मीर के के से कीटो ग्लूटारेट, शेल के एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम, स्टार्ट के एस से सक्सिनेट, फ्रॉम के एफ से फ्यूमेरेट, मार्च के एम से मैलेट और ऑनवर्ड के ओ से ऑक्सैलोएसिटेट। इस तरह ये सारे साइकिल के मॉलिक्यूल्स के नेम जो हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहले से एक मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसिटेट मौजूद होता है। ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है तो ये ऑक्सैलोएसिटेट इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है और इस तरह क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिट्रेट का मॉलिक्यूल बनता है जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटेट के और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के जब आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिट्रेट का 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाता है। और जैसे ये मॉलिक्यूल बन जाता है इस दौरान कोएंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है और ये कोएंजाइम अगेन रेडी हो जाता है टू अटैच विद अनदर पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज सिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइसोसिट्रेट और ये आइसोसिट्रेट इस सिट्रेट का आइसोमर है। आइसोमर क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यानी ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 कार्बन मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। NAD+ इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट फर्दर सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल और इसी दौरान एक कोएंजाइम भी इसके साथ अटैच हो जाता है, इसलिए इसको सक्सिनाइल कोएंजाइम बोलते हैं।
और इस दौरान फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा होता है और NADH की प्रोडक्शन भी हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में ये सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और कोएंजाइम रिलीज़ हो जाता है और इस स्टेप में जो पहले ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है टू ऐड फॉस्फेट इनटू द ADP और ADP से ATP की सिंथेसिस होती है। एक्चुअल में यहाँ पर GTP की सिंथेसिस होती है। GTP स्टैंड फॉर गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड GTP इज इक्वल टू द ATP, तो इसलिए मैंने दोनों लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो सक्सिनेट 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इससे कुछ हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन FAD एक्सेप्ट कर लेता है और उसको FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। FAD एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। FAD को आप NAD का भाई बोल सकते हैं। नाउ वाटर की एडिशन होती है और फॉर्मेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है और मैलेट अगेन ऑक्सैलोएसीटेट की फॉर्मेशन कर देता है और इसी दौरान NAD से NADH की सिंथेसिस हो रही होती है और ऑक्सैलोएसीटेट से ये साइकिल अगेन रन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। अब हम देखते हैं कि साइकिल में कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं और कितने NADH की प्रोडक्शन हुई है और कितने ATP सिंथेसाइज हुए हैं। लिंक रिएक्शन में तो हम देख चुके हैं कि 2 NADH सिंथेसाइज हुए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए। चूँकि ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है तो टोटल 6 कार्बन रिलीज होने चाहिए। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ रिलीज हो चुके हैं। अब देखें लिंक रिएक्शन में 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स बने थे, तो इस लिहाज से ये साइकिल 2 बार रन होगा। ये जो क्रेब्स साइकिल है 2 बार रन होगा। ये पूरा साइकिल जो मैं समझा चुकी हूँ ये जस्ट एक एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट हुआ था, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम से इस तरह के 2 साइकिल रन होंगे। सो फिर ये सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे पास डबल डबल होंगे। तो अब अगर इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है उसको काउंट करते हैं तो ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है ये भी डबल कंसिडर कर लेते हैं। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज़ होंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज़ होंगे, तो ओवरऑल 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे, 2 लिंक रिएक्शन में, 4 क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो इस तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो 6 कार्बन थे वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो चुके हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पर NADH की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर NADH की सिंथेसिस हो रही है और यहाँ पर भी NADH की सिंथेसिस हो रही है। 3 जगह पर NADH की सिंथेसिस हो रही है और ये साइकिल चूँकि 2 बार रन होता है तो टोटल 6 NADH क्रेब साइकिल में सिंथेसाइज होंगे। इसके अलावा FADH2 भी यहाँ सिंथेसाइज हुआ था तो वो भी 2 लिख देते हैं और एक मॉलिक्यूल ATP का भी बनता है। तो ये साइकिल चूँकि 2 बार रन होता है तो 2 ATP क्रेब साइकिल में जनरेट होते हैं। तो अगर आप गौर करें क्रेब साइकिल में भी 2 ATP जनरेट हुए हैं और ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 ATP जनरेट हुए थे। NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।